अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हद हुसैन साहब। नाज़रीन, आज से ये प्रोग्राम आप एक मुख्तलिफ फॉर्मेट पर देखेंगे। इसमें आपको रूटीन के पैटर्न से हटकर थोड़ा मुख्तलिफ तज्जिया और ख़बरों पर तबसरा सुनने को मिलेगा। इसमें ऐसा क्या ख़ास होगा जो मालूमात में इजाफे के साथ साथ आपके लिए दिलचस्प भी होगा। पहले फ़हद हुसैन साहब से जानते हैं, फिर प्रोग्राम के असल मौजू की तरफ आते हैं। शुक्रिया वकास। देखिए, इसमें ना हमारा मकसद तो ये है कि जो भी मुल्की हालात हैं और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको न सिर्फ ये कि हम अच्छी तरह उनका एक बाकायदा तौर पर तज्जिया करें, बल्कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी ऐड करें। और ख़ास तौर पर जो इस शहर में जो मसाला इंफॉर्मेशन होती है, अच्छा, अंदर खाते क्या हो रहा है, बंद दरवाजों के पीछे क्या खुसर पुसर हो रही है, कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है और क्यों कर रहा है, मतलब इस्लामाबाद की फ़ज़ा को हम सूंघ के उधर से खबर निकालने की कोशिश तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो खबर, उसका तज्जिया, उसका बैकग्राउंड, यानी आप ये प्रोग्राम देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। ये तो बात थी प्रोग्राम के फॉर्मेट से मुतल्लिक। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा जायज़ा लेते हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात तो होती रहती है, मगर आज हम देखेंगे कि सियासत किस तरफ जा रही है और क्यों जा रही है, और ये गुत्थी हम सुलझाने की कोशिश करते हैं उन लोगों के ज़रिए जिन्होंने शायद इस गुत्थी को उलझाया है। जी फ़हद साहब, ये आज का टॉपिक पहेली है क्या जो आपने चूज़ कर लिया, और किन किरदारों को जो है वो आप आज डिस्कस करने जा रहे हैं? देखिए वकास, हम हर रोज़ाना की बुनियाद पे मीडिया पे गुफ्तगू होती है कि जनाब आज ये इशू हो गया, आज वो इशू हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो आज वो पार्लियामेंट में ये झगड़ा हो गया। इश्यूज़ पे तो बात हो जाती है, लेकिन उन इश्यूज़ को क्रिएट कौन करता है, यानी उन इश्यूज़ के पीछे है कौन, वो कौन लोग हैं जिनकी फैसला साजी से ये इशू पैदा होते हैं, और उसके बाद वो इश्यूज़ जो हैं वो या तो उनका वो हल होता है या वो मज़ीद पेचीदा होते हैं और गड़बड़ करते हैं। तो हम इश्यूज़ की तो बात करेंगे, लेकिन आज क्योंकि मेरा और आपका पहला प्रोग्राम है तो हमने सोचा कि क्यों ना उन किरदारों की बात करें। मतलब उस बेस की तरफ आप लेके जाना चाह रहे हैं जहां से इशू स्टार्ट होते हैं। थोड़ा सा पीछे चले ना। देखिए, हम फिल्में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनका उन तमाम तर ये जो फिल्में या किताबें या अफसाने होते हैं उनमें मरकजी किरदार होते हैं, ठीक है, और हमेशा जो 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 कहानी है वो उन किरदारों के जरिए चलती है। तो वकास, हमारी सियासत भी तो वैसे ही है ना, एक कहानी है ना, एक वक्त में मुख्तलिफ कहानियां चल रही हैं, उन कहानियों के सियासी किरदार हैं। तो किरदार समझेंगे और वो उन किरदारों के अंदर जो तजादात हैं, जो उनकी शख्सियात हैं, वो समझेंगे तो शायद हमें उनके पैदा कर दे इश्यूज को समझने में आसानी हो। अच्छा, इसमें आप कहानी की बात कर रहे हैं और किरदार की बात कर रहे हैं। हाँ। अगर एक अमूमी तौर पे जायजा लिया जाए तो कहानी में जो किरदार होते हैं उसको लोग इस तरह से देखते हैं कि अच्छा किरदार है या बुरा किरदार है, दरमियान की कोई चीज नहीं होती उसमें। और हमारे सियासत में खास तौर पर अब देखें ना, पीटीआई है, पीटीआई कहती है जी पीएमएलएन का जो लीडर है वो जो कुछ कर रहा है वो है ही गलत, बिल्कुल, यानी वो ज़रबे ज़ीरो होता है। और अगर आप नून लीग वालों से बात करें, वो कहते हैं जी पीटीआई वाले तो हैं ही बिल्कुल ऐसे और तैसे। ये नहीं होता कि नहीं वो बात अच्छी कर रहे हैं लेकिन वो बात उनकी थोड़ी कमजोर है, दरमियान में कोई चीज भी नहीं। तो ये हम लोगों ने जहां पे फिल्मों में और अच्छी कहानियों में और अफसानों में अच्छा तगड़ा किरदार वकास वही होता है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें जब आप उस किरदार के बारे में पढ़ते हैं तो आप उसे रिलेट कर पाते हैं। आपको लगता है कि हाँ, ये जो मैं इस शख्स के बारे में पढ़ रहा हूं, ये कमजोरियां कोताहियां तो मेरे में भी हैं। तो जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कोई मुकम्मल तौर पर विलन या मुकम्मल तौर पर हीरो नहीं होता, बीच में कुछ होते हैं। हमारे सियासी किरदार भी ऐसे ही हैं अगर हम उन्हें उस नजर से देखें तो पहला किरदार आप सर कौन सा लेके आ रहे हैं जो मेरे ख्याल में ये और नंबर 1 भी आपने इसको क्यों सिलेक्ट किया? जो भी किरदार होगा, मुझे नहीं पता कौन सा किरदार अभी आ रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि नंबर 1 आपने इनको क्यों चुना है? क्यों ना इससे शुरू करें? अच्छा, क्या ख्याल है? जबरदस्त। मतलब देखे ना, इस वक्त हमारे जो मरकजी हमारी मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके मरकजी किरदार तो यही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप कहते हैं तो यहाँ से कहानी शुरू कर दें। बिल्कुल शुरू करें, बनता है, इन्हीं से ही बनता है। अच्छा, अब देखिए, ये है जनाब इमरान खान साहब और हमारे हैं ये वजीर आजम। और जाहिर बात है वकास, जो वजीर आजम होता है उसका जो साया होता है मुल्क में वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, कोई शक नहीं है इसमें। और जो वो सोचते हैं, जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं, उसका उस वक्त उस मुल्क में सबसे ज्यादा होता है। चुनाचे खान साहब की शख्सियत जो है वो कोई ढकी छुपी तो है नहीं, यानी खुली किताब है उस वक्त से जब ये क्रिकेट खेल रहे हैं और यंग क्रिकेट है। लेकिन हम देखें कि सियासत में अब अगर मैं देखता हूं ना, मुझे लगता है कि इस वक्त इस बड़ी ही कॉम्प्लेक्स शख्सियत में दो पहलू हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पे बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। अच्छा, एक तो है, पहले बारी बारी चलते हैं, एक है पोलराइजेशन,
यानी खान साहब ने बिल्कुल सियासत में, जमातों में और लोगों में बिल्कुल एक तफरीक की हुई है। उन्होंने कहा जी हम ठीक हैं और ये जो मेरे मुखालिफिन हैं ये बिल्कुल गलत है। मतलब इससे दरमियान की चीज कुछ भी नहीं। ये नहीं, देखिए ना, वो ये नहीं कहते कि ये कुछ हद तक गलत है या ये थोड़े से गलत हैं, बिल्कुल गलत या कदरे गलत, वो कहते नहीं, बिल्कुल स्याह सफेद है। अब ये इसकी वजह से मुल्क में सियासी दरारें पड़ गई हैं। और जो हम हर वक्त देखें ना, बात करते हैं, हम कहते हैं देखिए बड़ी जाती है, मुल्क में काम नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी दरारें पड़ गई। ये अब इसको समझने के लिए ये क्यों है ऐसा, क्योंकि सब इशू से जुड़ता है। देखिए ना, मिसाल के तौर पर अब ये जो पोलराइजेशन है मुल्क में, एक बहुत बड़ा इशू है। एहतसाब का अमल जो है उस पर इसका इम्पैक्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पर अभी देखें, ECP के जो मेंबर्स जो रिटायर हुए नए होने, अब मुशावरत होनी है प्राइम मिनिस्टर में, खान साहब में और लीडर ऑफ द अपोजिशन में, नहीं हो पा रही क्योंकि वो उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। नायब चेयरमैन रिटायर होने जा रहे हैं, बहुत बड़ा एक फैसला आने जा रहा है अगले महीने, उसकी मुशावरत नहीं हो पाएगी, मीनिंगफुल कंसल्टेशन। क्यों? क्योंकि वो पोलराइजेशन है, वो एक कमरे में साथ नहीं बैठना चाहते। फिर पार्लियामेंट में खान साहब का रोल है ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो वहां जाके बैठे जहां पे उनको उनका सामना करना पड़े जो उनके मुखालिफिन। ये इनकी ये जो पोलराइजिंग पर्सनालिटी है, हर चीज पे इसका इंपैक्ट हो रहा है। इसमें सर मतलब आपकी बात से तो मुझे ये लग रहा है कि खान साहब हरीफ का अहल भी नहीं समझते अपने अपोजिशन के लोगों। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखिए अब हम थोड़ा सा देखें ना, खान साहब की, अगर मैं खान साहब की जगह हूं ना, तो मैं समझ पाता हूं क्यों कर रहे हैं। अगर वो उनकी इस तरह की पोलराइज्ड पॉलिसी है जो आने वाले दिनों में अभी भी हमें इंपैक्ट दे रही है और आगे भी देगी, अगर आप उनकी शख्सियत की के नुक्ता नजर से देखें तो आपको समझ आती है। मतलब इन सम वेज इट इज जस्टिफाइड। क्यों बोला? देखिए खान साहब की सियासत क्या है पिछले 20, 22, 25 साल से, उनकी सारी सियासत यह है कि ये जो लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो पीएमएल हो, ये मुल्क को लूट के खा गए और इन्होंने तबाही फेर दी। और जो पाकिस्तान में इस वक्त मसाइल हैं वो सब के सब इन लोगों की वजह से हैं। और ये मसाइल तब ही हल हो सकते हैं जब इनको फारिग करके और मेरे जैसे सिंसियर लोग हैं। ये उनकी सियासत है ऐसी। और उस सियासत, वो सियासत करते हुए आज वो क्या है, वजीर आजम, यानी हाईएस्ट जो ओहदा होता है वहां पे तो पहुंच गए वो। तो अब अगर उनको वो कामयाबी मिल गई है तो वो सियासत क्यों छोड़ेंगे? सीधी जिसकी बेस पे उनको ये कामयाबी मिली है। बिल्कुल। यानी देखिए एक फर्क होता है ना वकास, एक होता है मुखालिफ, एक होता है दुश्मन। हाँ, दो अलग चीजें ना, बिल्कुल अलग चीजें। आपने अगर एक मुखालिफ से आपका सियासी मुखालिफ है, मुकाबला कर रहे हैं, उसका यह मतलब नहीं कि वो आपका दुश्मन है, लेकिन जो दुश्मन है उसका जीरो सम गेम होती है, या मैं नहीं या ये नहीं। हाँ, ऐसे ही होता है ना। मिसाल के तौर पर खान साहब हमारे कैप्टन है रहे हैं क्रिकेट के, पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज से खेल रही है तो वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो एक सियासी मुखालिफ है। उसका यह मतलब है कि भाई आप उनसे जीतना चाहते हैं, उस जीतने के बाद आप उनसे हाथ भी मिलाते हैं, उन्हें मुबारक भी देते हैं, वेल प्लेड भी कहते हैं। लेकिन सियासी दुश्मनी क्या है? सियासी दुश्मनी ये है कि पाकिस्तान की टीम क्या है जी, मैंने सिर्फ वेस्ट इंडीज को ना सिर्फ हराना है, मैंने इनकी टीम को दफन कर देना है और इसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम कोई मैच ना खेल सके, इनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी डिसॉल्व हो जाए। ये सियासी दुश्मनी आपका हदफ ये। तो यहां पे सियासी जो खान साहब की सियासत है वो दुश्मनी वाली है। वो ये नहीं कह रहे कि मैं इनसे जीत जाऊं, कल कोई मेरे से जीत जाए, वो कह रहे हैं मैंने इनको खत्म करना है, क्योंकि इनकी सियासत खत्म होगी तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। अब ये वो उनकी पर्सनालिटी है, इस तरीके से वो सियासत को लेकर चल रहे हैं। सही। अब इसमें जब आप किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम कहते हैं ना जी सियासत में बड़ी बदतमीजी आ गई है, गालम गलोच आ गई है, आपको समझ आती है ना। देखिए जब आप किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, खान साहब तो ये भी कहते रहे ना कि यार इन लोगों को असेंबली में नहीं जेल में होना चाहिए, अब वो बैठे हैं असेंबली में, ऐसा ही। लेकिन जब आप किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो फिर आप उसको उस तरीके से ट्रीट भी नहीं करते ना। बुरा भला कहना, गालम गलोच करना, लान तान करना, चाहे वो उनके मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो उनके सपोर्टर हैं, चाहे वो उनके वोटर हैं, ये जो एक बदजबानी का एक आंसर हमारे यहाँ सियासत में आया है वो डायरेक्टली लिंक्ड है एक बड़ी सोच से। और मैं आपको जो कह रहा हूँ, देखिए मैं इसको यानी मैं इस पर कोई इस टाइम वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि शख्सियात का जो रोल होता है मुल्क के बड़े फैसलों में, तो आप अगर खान साहब की नजरों से देखें तो आपको समझ आती है कि अच्छा ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके एक्सपीरियंस, इसका तजुर्बा, इसकी पर्सनालिटी और इसकी कामयाबी वो सब जुड़े हुए हैं एक तरह की सोच से। और वो सोच कहती है कि
रगड़ के सही है। अच्छा, दूसरे पहलू की आपने बात की थी, टाइम हमारे पास कम है। हाँ। तो वो जो दूसरा पहलू है खान साहब का, उसके बारे में जरा और सा बताइए। बिल्कुल ठीक है। और इसमें देखिए, अगर मैं इस नजरिए से ये तर्जिया करूं ना, तो फिर आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। यानी आपको पता है कि अब एहतसाब का अमल कम नहीं होगा, कहेंगे और रगड़ो और डालो अंदर, क्योंकि मैं तो क्या कह रहा था कि इनको मैंने जेल में डाला है। हाँ। फिर आपको ये भी समझ आती है कि ये मुशावरत भी नहीं होगी, ये पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगी, ये लहजे मजीद तल्ख होंगे, ये पोलराइजेशन ज्यादा होगी। ये सब आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक ट्रेंड है जो पीछे से आता आ रहा है, और वो ट्रेंड जो है वो शुरू होता है खान साहब की शख्सियत और उनके तजुर्बात की रोशनी में। तो ये इस तरह ही चलेगा। अच्छा, अब आ जाए दूसरा है उनकी सिंसियरिटी। लोग कहते हैं यार मुखलिस तो आदमी है, ये ट्रेट है ना। अब ये ट्रेट, इस ट्रेट का इंपैक्ट हो रहा है पाकिस्तान की सियासत पे। इस ट्रेट का मिसाल के तौर पर 3 साल हो गए, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे कोई तनकीद जो है वो बाकायदा, यानी उनको उस तरीके से लग क्यों नहीं रही जो कि असूलन लगनी चाहिए। मिसाल के तौर पर देखे ना, नलायक, पहले दिन से उनको कहा जा रहा है, कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं, काम ही नहीं आता। और शायद सही भी कह रहे हैं, और बहुत आता ऐसा ही है, इसमें हकीकत भी है काफी हद तक। पंजाब देख लें क्या हो रहा है। अच्छा, लेकिन क्या उसकी वजह से गवर्नमेंट फारिग हो गई है, कमजोर हो गई? नहीं, कमजोर हुई थी, अभी तो ठीक है। महंगाई, वो कहाँ साहब सोचे, महंगाई यानी इससे बड़ी चीज तो पाकिस्तान जैसे माशरे में नहीं हो सकती। पिस गया आम आदमी, तबाह हो गए लोग। हाँ। और महंगाई तो हुकूमतों को उड़ा के रख देती है, लेकिन 3 साल बाद उतनी महंगाई के बावजूद ठीक है, चल रही है मामला, कोई मसला नहीं है। वीट का स्कैंडल आया, चीनी का स्कैंडल आया, करप्शन जिसकी बुनियाद पे आया कि जब करप्शन का खात्मा करते, करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान पीछे चला गया। ऐसा ही कोई मसला, और ये इनका टॉप एजेंडा था शुरू में। तो फिर लोग पूछते ना कि यार ये क्या मसला है। मुझे ये लगता है कि अगेन ये खान साहब की पर्सनालिटी ट्रेट से जुड़ा हुआ है। वो जो एक लोगों के जहनों में बैठ गया है कि यार ये इसकी नीयत ठीक है। लेकिन आपने कितनी बार सुना है, वकास आप मुझे बताएं, आप मिलते हैं अपने दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, आपने कितनी बार सुना है जब तनकीद करें आप इमरान खान साहब की तो जवाब आता है हाँ बात तो ठीक है लेकिन यार नीयत तो ठीक है। हाँ, ये तकरीबन हर जगह पे ये बात होती है कि नीयत में उनके डाउट नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर एक और भी सुनने में आता है, आप कहें यार बड़े नालायक हैं, काम नहीं आता, कहते हैं हाँ काम तो नहीं आता, चले सीख जाएंगे, नीयत तो ठीक है ना, ये जस्टिफाई। या फिर कोई और कहता है बात तो ठीक है, मुल्क का तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। सेविंग ग्रेस आ रही है बार बार। या फिर कोई कहता है कि चलो बाकियों से तो बेहतर ही है ना। यानी हर चीज पे खान साहब को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है, और इस बेनिफिट ऑफ डाउट से जो हम कहते हैं ना, जो अपोजिशन फारिग हो गई है, वो अपोजिशन फारिग तो हुई है, लेकिन एक उसकी वजह यह भी है कि अपोजिशन जितना बढ़ चढ़ के इन पे हमला करती है, आगे से उनका डिफेंस ये इतना सॉलिड आ गया है उनकी पर्सनालिटी के अंदर से। लोग कहते हैं यार हाँ सब कुछ ठीक है, काम भी नहीं आता, टीम भी नहीं है, मिनिस्टर भी नालायक है, पंजाब भी तबाह हो गया है, इकोनॉमी भी चल रही, लेकिन नीयत तो ठीक है, बंदा तो ईमानदार है। तो ये इनकी बचत हो रही है। तो ये 2 ट्रेड्स हैं, लेकिन मसला ये है कि हम इन 2 ट्रेड्स के अंदर एक तरह का तजाद आ रहा है। और वो जो हम किरदारों की बात कर रहे थे ना, हर किरदार में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, ना कोई हीरो है ना कोई विलन है, आपकी कुछ कोताहियां भी हैं, आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं। तो वही इनकी पर्सनालिटी में भी है कि उसूलों की बुनियाद पे यहां तक पहुंचे, लेकिन उन्हीं उसूलों को आप कॉम्प्रोमाइज भी करना है, कर रहे हैं ना। किस तरह के लोग जिनको कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी काबीना में रखेंगे, रखा हुआ है। सियासत में आगे उनकी मजबूरी बन गई है। तो वो एक तरफ उसूल, एक तरफ मजबूरी, एक तरफ अकदार, दूसरी तरफ इक्तदार, और इसका दरमियान में जो तजाद है। तो खान साहब की पर्सनालिटी में ये तजाद आ रहा है, और इसकी वजह से मुल्की सियासत में भी तजाद आ रहा है। तो ये एक कमजोरी है, लेकिन ये एक इस तरह की एक पर्सनालिटी है जिसकी वजह से वो इश्यूज जिन पे हम बात करते हैं उनमें उस तरह के फैसले होते हैं। बिल्कुल ठीक है। खान साहब को तो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब एक और पर्सनैलिटी है जो आपने बड़ी छुपा के रखी हुई है, मुझे भी इधर से नजर नहीं आ रही, तो ब्रेक के बाद जो है उस पर हमने डिस्कस करना है। तो कोई थोड़ा सा टीजर तो दे दें व्यूअर्स को कि ये जो पर्सनैलिटी है ना, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनालिटी जो है इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि मुल्क की सियासत को समझने के लिए कि ये क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए नाजरीन, ब्रेक के बाद जरा फाद साहब से फ्लिप करवाने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सनैलिटी कौन सी है और इनके जो मामलात हैं वो सियासी मामलात किस तरह के हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। जी फात साहब, दूसरी पर्सनैलिटी आपने एक टीजर दिया था ब्रेक से पहले। अब मुझे बताएं वकास, अगर मैं इन शख्स के बारे में बात ना करूं तो फिर ये प्रोग्राम पूरा कैसे हो सकता है? मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। मैं खान साहब को थोड़ा सा आपकी तरफ मूव कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हम फिर मुलाकात करते हैं। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब से। ठीक हो गया। क्योंकि जाहिर बात है अब सबसे बड़े इस वक्त जो ऑपोजिशन के फिगर हैं वो यही हैं। इस वक्त ये क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, मेरे ख्याल में ये समझना जो है वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप ये नोट करें, पाकिस्तान में वकास इस टाइम कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिनका सियासत में और इस निज़ाम के हवाले से तजुर्बा जो है वो मियां नवाज शरीफ से ज्यादा हो। आपको याद होगा 1985 में ये पहली बार सीएम बने थे, यानी कि इनको चीफ मिनिस्टर बने हुए 36 साल हो गए। बड़ा टाइम है। मैं अभी आपकी उम्र नहीं पूछूंगा कि आप उसमें पैदा हुए थे नहीं हुए थे, लेकिन 36 साल से पहले ये सीएम बने थे और 1990 में ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, यानी 31 साल पहले ये मुल्क के वजीर आजम बने, फिर 1997 में बने, फिर 2013 में बने। 3 बार ये वजीर आजम रह चुके हैं। और इसके साथ साथ, यानी चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जब कि यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये इनका जो तजुर्बा है इसको सामने रखना बड़ा जरूरी है समझने के लिए कि मियां नवाज शरीफ साहब सोचते कैसे हैं। आप ये देखें कि इनकी जो इस निजाम की, जैसे कहते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, यानी जब वजीर आजम की 1990 में बने हैं तो इस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो मेजर थे। अच्छा, अंदाज 90s में मेजर थे और ये हाईएस्ट 1990 में। तो यानी मैं कहने का मतलब ये है कि उस जमाने से ये जो है ये इक्तदार को समझ रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये 9 आर्मी चीफ के साथ काम कर चुके। अच्छा, 9 आर्मी, यानी मैं वो गिनवाता हूँ जरा देखिए। जब 85 में ये जब बने सीएम, पहले जनरल जियाउल हक, फिर जनरल असलम बेग, फिर जनरल आसिफ नवाज, फिर जनरल वहीद काकड़, फिर जनरल जहांगीर करामत, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ, फिर जनरल अशफाक परवेज कियानी, फिर जनरल राहील शरीफ और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा। 9 आर्मी चीफ के साथ ये काम कर चुके हैं इक्तदार में रहते हुए, डायरेक्टली, मतलब उनके साथ काम कर। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ आप निजाम को तभी समझते हैं जब आप उस लेवल पे एक सिविल मिलिट्री इंटरेक्शन आपका हो रहा हो, तभी आपको समझ आती है ना। और इनमें से आप देखें ना कि इस तमाम जगह, यानी जनरल जियान के ज़माने में तो ये बने, फिर असलम बेग के ज़माने में आईजी आई थी, जब भी वज़ीर आज़म बने, आसिफ नवाज से बड़े इनके मसाइल शुरू हुए थे, वहीद काकर साहब के ज़माने में इनको पहली बार निकाला गया, जनरल जहांगीर करामत के साथ इनके प्रॉब्लम्स हुए और फिर उन्होंने अल्टीमेटली रिज़ाइन किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब का तो हमें मालूम ही है, उन्होंने इनका तख्ता उल्टा था। अशफाक परवेज़ कियानी साहब के ज़माने में फिर ये वापस आए। राहील शरीफ साहब से भी इनकी टेंशन थी, उनको एक्सटेंशन जो भी इशू था वो मसला खड़ा हुआ, डॉन लीक्स वाला मामला जो कि बाद का बतंगड़ बनाया गया, और जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ हमें मालूम ही है कि वो सारे जो कुछ हुआ। तो 9 आर्मी चीफ का एक्सपीरियंस है इनका कितने का है? मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। कितने का है? एक। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा, तो इनका ये एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वो क्यों है वो हम बाद में चले किसी में बात करेंगे। मतलब ये है कि सियासी तारीख अगर देखी जाए तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब सबसे एक्सपीरियंस जो है, समझते हैं हर इशू का। अब देखें, मसला ये सारा कुछ करने के बाद अब इन्होंने वजीर आजम तो चौथी बार नहीं बनना। तो अगर आप नवाज शरीफ हैं, आप उनकी नजर से सोचें, उन्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? वजीर आजम तो उन्हें बनना नहीं है, खत्म हो गई बात। उन्हें अपनी लेगेसी चाहिए। 72 साल की उनकी उम्र है इस टाइम। इमरान खान साहब की 69 साल उम्र है, मियां नवाज शरीफ 72 साल की उम्र है। अब इन्हें अपनी लेगेसी चाहिए। हाँ, मैक्सिमम लेगेसी चाहिए, तारीख में नाम चाहिए ना कि मैं किसी कॉज के लिए खड़ा हुआ था। इसलिए इनके पास फ्लेक्सिबल होने का, थोड़ी लचक दिखाने का जो रीजन है वो कम हो गया है। लेकिन जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि हर जगह तजाद होते हैं, हर किरदार में तजाद होता है। तजाद यह है कि इनकी मजबूरी यह है कि इन्होंने अपनी जमात की भी तो देखना है। कोई जमात का मुस्तकबिल, कोई बेटी का मुस्तकबिल, वो क्या है? जब आप वो सोचते हैं तो अब आपको थोड़ा सा शायद उसूलों पे समझौता करने, बैकफुट पे आना पड़ता है किसी हद तक। तो जब आप बात करते हैं मुस्लिम लीग नून में 2 बयानी है जो हम बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं क्यों है? ओ जी झगड़ा है, वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है या एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन क्यों है? मैं जो आपके सामने जो गुजारिश करना चाह रहा हूं कि हमें थोड़ा सा अगर आप लोगों की नुक्ता नज़र से देखें तो चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। मियां नवाज शरीफ के अंदर भी इस टाइप एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। कौन सा वाला? वो जो हमने खान साहब का जिक्र किया था। इकदार एक तरफ, इक्तदार और इक्तदार एक तरफ, दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है।
और वो कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है मियाँ साहब की एक्शंस में, जिस तरह के खान साहब के एक्शन में नजर आता है। हम शुरू में हमने बात की ना वकास कि हमारी मुल्क की सियासत पे क्या फर्क पड़ता है, वो लोगों की इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस का जो इफेक्ट है वो सियासत में नजर आता है। मसलन नजरियात की बात मियाँ साहब करते थे और सिविलियन बालादस्ती की, फिर पैनामा लीक्स हुआ, सारा खड़ाक हो गया, जेल खुद चल के आए थे, याद है, फिर लंदन चले गए। अच्छा, फिर वोट को इज्जत देते देते एक्सटेंशन को इज्जत दे दी। बिल्कुल हकीकत। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये और यही वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से मियाँ साहब की जो डिसीजन मेकिंग है, जाहिर बात है उस पर आप कहते हैं कि क्यों हो रही है, लेकिन सवाल अब बड़ा वही है, अब क्या होगा। सवाल तो ये है ना कि चलें ये तो हो गया, अब क्या होगा। और अब उसमें देखें कि ये जो मैं बात कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून का इशू इस वक्त दो बयानी है, बार बार हमें नजर आ रहे दो बयानी है। उसका इशू है इसीलिए है क्योंकि डायरेक्टली जो है वो मियाँ साहब ये कह पा रहे कि सर्द जाना है या गर्म जाना है। अगर गर्म जाना है तो वो तो गरजते हैं, बरसते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। अगर सर्द जाना है तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ को खुली छुट्टी दें, वो दे भी नहीं रहे, थोड़ी सी देते हैं फिर इधर कर लेते हैं। तो इस कंफ्यूजन में जो है वो, अच्छा आपको पता है कि ये अब अपनी जो थोड़ी सी पीएमएलएन, क्योंकि सदर पीएम शहबाज साहब हैं तो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लाइन नजर आ रही है, लेकिन पीडीएम में थोड़ी सी मामला तेज हो रहे हैं क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म के जरिए अपना थोड़ा जो जिसे कहते हैं ना टेम्पो को ऊपर बढ़ाएंगे और इनकी मौलाना फजल रहमान से डायरेक्ट डालेंगे। वो आपस में अक्सर राब्ते में रहते हैं। अक्सर वो एक बार मैं आपको बताऊं, मुझे एक बड़े सीनियर मुस्लिम लीग नून के बंदे ने बताया कि वो जब पार्लियामेंट में जब ये मामला चल रहा था तो एक जगह कुछ वो इनसे नैब लॉज में जो तरामीम हो रही थी तो पीएमएल जेयूआई से इन्होंने मुशावरत नहीं की, पीएमएलएन वालों ने, मौलाना साहब बाहर निकले, उन्होंने फोन निकाला और डायरेक्टली मियाँ साहब को फोन किया। अच्छा। और कहा कि देखें जी आपके पार्टी वाले मेरे से मुशावरत नहीं कर रहे। मियाँ साहब ने फोन करके उनको फिर उनकी ऐसी की तैसी की, बाकायदा ऐसे बच्चों को डांटा नहीं जाता, वो सारे फिर मुंह लेके बैठे थे, हमारी शिकायत हो गई, में डांट पड़ गई। तो ये इस टाइप का चक्कर है उनका। देखते हैं मियाँ साहब को इस पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत में क्या फायदा नजर आता है। तो अभी सिर्फ आखिरी बात मैं कहता हूं, देखिए अब इशू ये कि ये सारी जो अभी हम पहले खान साहब की बात करते थे, विकास 69 ईयर्स उनकी उम्र है, 72 इनकी है। अब ये अपने ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना लास्ट फेजेस में जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको बड़ी लंबी उम्र दे और सेहत दे, लेकिन इन्हें भी मालूम है कि इनका जितना जिंदगी का तजुर्बा है उसका निचोड़ अब इन्होंने निकालना है, क्योंकि इतने हाई स्टेक फैसले हो रहे हैं और गलतियां भी होती हैं, दुरुस्त फैसले भी होते हैं। खान साहब भी बिल्कुल अपना सारा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, उस सारे तजुर्बे का निचोड़ अब ये फैसला साजी है, किधर जाना है, कैसे करना है, दरमियान में खेलना है, उधर जाना है, इधर जाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है सर, तीसरी पर्सनैलिटी का भी अगर आप टीजर देते जाएं तो हम ब्रेक के बाद जो है इस पे डिटेल। ये तो आपने गैस कर ही लिया होगा। हाँ, आइडिया तो हो गया। मियाँ साहब के बाद जो है वो तीसरी पर्सनैलिटी कौन हो सकता है, आइडिया हो सकता है मुझे। बहरहाल देखते हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और तीसरी पर्सनैलिटी क्या है और उनके सियासी पहलू किस तरफ जो है वो सियासी पहलुओं पर जो किस तरह से बात की जा सकती है, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी फाद साहब, जरा तीसरे किरदार की भी नकाब कुशाई करें जरा। मुझे शक है कि आप किसी और का सोच रहे हैं, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में इस टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आए जरा फिर आप इनकी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, अब आ जाए जरा शहबाज साहब, मियाँ शहबाज साहब जो है उनका भी बड़ा ज़रूरी है कि हम समझें, क्योंकि इस वक्त ये एक मरकज़ी किरदार है पाकिस्तान की सियासत में और उस किरदार में जो पेचीदगियाँ हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, शहबाज साहब की 70 साल उम्र है, यानी ये मियाँ नवाज शरीफ साहब से सिर्फ 2 साल छोटे हैं। कोई खास फर्क नहीं है। लगता यूं है जैसे कि जो इनका रिश्ता है आपस में, वो ये अपने भाई को उस तरह की रिस्पेक्ट देते हैं जैसे कि वालिद को दी जाती है, हालांकि सिर्फ 2 साल का फर्क है। चुनाचे क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा एक न सिर्फ ये कि बड़े भाई बल्कि एक वालिद तरह का उनका जो है वो रुतबा रहा है, तो मियाँ शहबाज जो है वो हमेशा उनके साए तले जो है वो उनका करियर चलता रहा शुरू से। यानी इस बात को भी देखें ना, 3 दिहाइयाँ हो गई हैं। अब 70 साल इनकी उम्र हो गई है, 72 साल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की उम्र हो गई है। शहबाज साहब जो हैं वो 3 बार चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं, 3 बार। एक बार 1997 में, फिर 2008 में, 2013 में, यानी कुल 11 साल पंजाब में। इससे ज्यादा वकास कोई नहीं रहा, लॉन्गेस्ट एवर। बड़ा गहरा तजुर्बा है इस पाकिस्तान में, इससे ज्यादा कोई नहीं रहा। और
एक आम तासुर ये है, अब मेरे ख्याल शायद आप भी मानेंगे कि क्या तासुर है कि ये कामयाब तरीन एडमिनिस्ट्रेटिव भी समझे जाते हैं और वजीर आला भी समझे जाते हैं, मेरा ख्याल है। मतलब कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, काफी लोग ये कहते हैं कि है और काम किया उन्होंने, बिल्कुल ऐसा ही। और क्योंकि निजाम को जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं, इस सिस्टम को जानते हैं, काम करवाना जानते हैं, खुद वर्कहोलिक हैं, सुबह 6 बजे पहली मीटिंग करते हैं, रात को 3 बजे दूसरी मीटिंग करते हैं, आखिरी मीटिंग करते हैं, तो इन्होंने काम किया है। अच्छा, कैंसर सर्वाइवर है, ही सर्वाइव्ड कैंसर। देखिए ये सारी चीजें ऐड करती हैं आपकी सोच में, और ये सेहत के चैलेंजेस का बहुत से लोगों को नहीं पता कि किन चैलेंजेस से गुजरे हैं। आपको वकास अपनी मोर्टेलिटी का एहसास होता है, अगर आप इतने करीब से इतनी मोहलिक बीमारी को छूकर वापस आए हों तो आपको एक एहसास होता है कि मेरे पास जो वक्त है, आई वांट बोरोड टाइम। ये एक नेचुरल सी बात है, बिल्कुल आपके काम में तेजी आ जाती है। शहबाज साहब की अब नेचुरल प्रोग्रेशन क्या है, देखें ना, हर शख्स का करियर होता है ना, वो कहता है मैं आगे चलूं, फिर मैं आगे चलूं, फिर मैं आगे चलूं, नेचुरल सी बात है। शहबाज साहब 3 बार सीएम रहते हैं, अब वो उनका नेचुरल सी बात है, वो कहते हैं यार मेरा नेक्स्ट स्टेप बनता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, और अगर मैं एक सीएम इतना कामयाब रहा हूं तो मैं कामयाब प्राइम मिनिस्टर भी रह सकता हूं, मेरी नेचुरली बारी बनती है। लेकिन उनको बारी मिल नहीं रही क्योंकि उनको 1-2 बार ऑफर भी हुआ है, लेकिन शर्त ये थी कि आप भाई को छोड़ें। अच्छा, भाई को छोड़ें, आप पीएम बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब यह है कि अब इस वक्त आप देखें जो 2 बयानियां चल रही हैं, बयानिया शहबाज साहब का वकास शुरू से यही था, प्रो एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन पहले क्या था कि ये इनका बयानिया अपने बड़े भाई के बयानिए का एक तरह का झेली बयानिया था। तो जब ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट बातें करते थे और तो पार्टी के अंदर करते थे और समझाते थे अपने भाई को ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। ये और चौधरी निसार जो थे वो टीम थे, तो वो एक बड़ा दरिया था, उसके अंदर ये छोटा दरिया बहता था और उसी में मिल जाता था, एक मुख्तलिफ बयानिए के साथ, और सिमत उसकी वही थी। और जब बाहर निकलता था, जब बाहर पब्लिक में आता था तो एक ही होता। अब पब्लिकली 2 हैं, और इससे मुझे लग रहा है कि देखिए शहबाज साहब की जगह आप भी हो, आप कहें यार मैं भी तो, अब मेरी भी तो बारी है ना, मैंने अपनी बात भी तो करनी है, मैंने भी तो अपना करियर लेके चलना। ना सिर्फ करियर, वो जेन्युइनली ये समझते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल उस तरीके से हल कर सकता हूं जैसे कि मैंने पंजाब के किए। और उन्होंने ऑन ग्राउंड देखा है ना चीजों को, मतलब पंजाब में जो ऑन ग्राउंड उन्होंने काम किया है वो चीजें उनके सामने है। लेकिन अब देखें अगेन जो हम बात करें ना, कहानियां और किरदार, हर किरदार में हमने खान साहब की बात की, हमने नवाज शरीफ साहब की बात की, इनकी अंदरूनी तजादात की बात की। शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बनना चाहते हैं, नेचुरल प्रोग्रेशन भी बनती है, लेकिन भाई को भी नहीं छोड़ सकते। सारी उम्र नहीं छोड़ा, ऐसा ही है, तो अभी क्यों छोड़ेंगे? ये जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ अपना नेचुरल जो आपने अपनी लाइफ में लेके चलना है, आपकी अपनी सोच है, आप चाहते हैं कि मेरी सोच जो है मैं उसको आगे लेके चलूं, लेकिन दूसरी तरफ वफादारी और फैमिली और भाई। तो ये अंदरूनी जो कशमकश है, इसके जो असरात हैं हमें नजर आते हैं इनकी फैसला साजी। इसमें सर ये जो बयानिए का तजाद है, मतलब दोनों भाइयों की उम्र में कोई फ़र्क नहीं है, सियासी कैरियर एक साथ शुरू किया, लेकिन ये बयानिए का तजाद कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म कहाँ पे होगा? अगले इलेक्शन भी आ रहे हैं और बहुत कुछ इनको नुकसान भी उठाना पड़ा है। देखिए स्टार्ट तो यानी हमें तो जब से याद है कि शहबाज साहब का हमेशा, शहबाज साहब की सोच ये है कि अगर हमने इस मुल्क में रह के काम करना है तो सारों को साथ लेके चलना है, लड़ाई झगड़े से नहीं होता। ये उनकी सोच है, शुरू से है, गलत है सही है, आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं। एक बात है कि वो इस पे मुस्तकिल तौर पर डटे हुए हैं, शुरू से यही कहते हैं, उन्होंने अपनी सोच तब्दील नहीं की। चाहे वो अपने भाई से डिसएग्री करते हैं, वो कहते हैं मैं डिसएग्री करूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। ये क्लियर है। ये जाएगी किधर, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल में बहुत हद तक डिपेंड करता है। देखें शहबाज साहब की इस टाइम सियासत चल रही है, बहुत सारे PMLN में ऐसे लोग हैं जो शहबाज साहब की जो एक मुफाहिमत की पॉलिसी है उसको फॉलो करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें अगर यहाँ पे कामयाब सियासत करनी है तो हमें ये एक जिसे कहते हैं कि सर पे कफन बांध के और मैदान जंग में छलांग नहीं मारनी। अब ये नून लीग के अंदर ये कशमकश है, ये गर्म और सर्द जिसकी हम बात कर रहे थे है, और उसमें 2 किरदार हैं, एक तरफ नवाज शरीफ है, एक तरफ शहबाज शरीफ है। नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी साहबजादी हैं। ये पर्सनैलिटी और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, शख्सियात के जो हैं वो पहलू हैं जो उभर कर और पाकिस्तानी सियासत के ऊपर जो है वो असरअंदाज। ठीक हो गया।
अच्छा, अभी चौथी पर्सनैलिटी का टाइम है और आपकी जो आप एंडिंग कर रहे थे अपने जवाब की, हाँ। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि वो चौथी पर्सनैलिटी कौन सी हो सकती है। या आपने देख लिया? नहीं, मैंने देखा नहीं है। पक्की बात है। मुझे सिर्फ आइडिया ये हुआ है कि अभी शरीफ खानदान की लाइन चल रही है, तो मेरा ख्याल में तीसरी भी उसी फैमिली से पर्सनैलिटी। आपके ख्याल में कौन होगा? मेरा ख्याल में मरियम नवाज। मरियम साहिबा की, क्योंकि जाहिर बात है कि अब इनका जो इम्पैक्ट है इस टाइम वो पाकिस्तान में की सियासत पे बहुत गहरा होता जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना? कोई शक नहीं है। अच्छा, अब मरियम साहिबा जो है 48 साल की उम्र है। मैं उम्र इसलिए बताता जा रहा हूं क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ना। आप जिस उम्र में है, आपकी शख्सियत पे उसका इम्पैक्ट होता है, आपकी सोच पे उसका इम्पैक्ट होता है। 48 साल उम्र है और मरियम साहिबा ने शुरू दिन से देखा है, यानी जब मियां नवाज शरीफ साहब, पहले तो मुस्लिम लीग जो थी उसे कहते हैं ना किंग्स पार्टी होती थी, यानी कि वो शाह की पार्टी होती थी। पहली बार जब वो पॉपुलर पार्टी बनना शुरू हुई है तो वो तब थी 1993 में, जब मियां नवाज शरीफ साहब का झगड़ा हुआ और उनको गुलाम शाह खान ने फारिग किया। तो मरियम साहिबा की उस समय 20 साल उम्र थी। 20 साल की उम्र से वो ये देखती आ रही हैं कि लड़ते हो तो पॉपुलर हो जाते हैं। आप अपनी जवानी में आप ये देख रहे हैं अपने सामने और अपने घर में देख रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ ऐसे हुई, ये देखते हुए कि जब जब उनके वाले साहब ने स्टैंड लिया, खड़े हुए, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, निकाले गए, उतना उतना उस सियासी तौर पर उनकी पोजीशन मजबूत हुई। उन सारे हालात को बड़े करीब से वो देख रही थी और सीख रही थी और देखा भी है। तो जाहिर बात है उनको ये अंदाजा हुआ है कि यही वो तर्ज सियासत है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है उनके ख्याल में। अच्छा, अब आप देखें वो सियासत उन्होंने प्रैक्टिस की पिछले 2-3 साल से 4 साल से नजर आ रही है बिल्कुल। अच्छा, और कुछ हो ना हो, एक बात तो आप डिनाई नहीं कर सकते, पॉपुलैरिटी तो उन्होंने ले ली, कोई शक नहीं है, क्राउड पुलर तो हैं वो, नो डाउट। मेरे ख्याल में विकास पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोग हैं जो क्राउड पुलर्स हैं, सिर्फ 2 लोग, और मैं किसी को नहीं मानता पाकिस्तान में। यानी क्राउड पुलर से मेरा क्या मुराद है? मेरी मुराद ये कि अगर वो आज अभी इधर बाहर सड़क पे आ जाएं तो यहां हजारों का मजमा खड़ा हो जाएगा बगैर किसी अनाउंसमेंट के। 2 लोग हैं, एक इमरान खान साहब और एक मरियम साहब। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है उस लेवल का। मियां नवाज शरीफ चले बाहर बैठे, उनको मैं नहीं कर, तो मरियम साहिबा ने वो तो हासिल कर लिया है। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब को पता है कि अगर मैंने पॉपुलर पॉलिटिक्स करनी है तो मेरा सीक्रेट वेपन यही है, मरियम नवाज साहिबा। अच्छा, वेपन देखिए ना, पॉलिटिक्स मींस पॉपुलैरिटी। उसकी दूसरे पहलू भी हैं कि आपने सारों को साथ लेके चलना है, एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन प्योर सिंपल पॉलिटिक्स में तो पॉपुलैरिटी है और उसमें मरियम साहिबा का कोई जो है वो मैच नहीं है। यानी वो चले मैं स्पोर्ट्स की आपको एक एनालॉजी देता हूं कि अगर ये मुस्लिम लीग नून अगर हॉकी टीम होती तो मरियम साहिबा उसकी सेंटर फॉरवर्ड है। अच्छा, गोल उन्होंने ये उनको जो है ना वो गोल उन्होंने करना। या अगर चले क्रिकेट की एनालॉजी ले लें कि ओपनिंग बॉलर ये है, वो जो तेज बॉल कराता है, फास्ट बॉलर, वो ये है, किलियां खड़काने वाली। या अगर फौज की, चले मैं फौज की बात कर लेता हूं, फौज में भी एक अटैक मोड होता है ना, तो ये कैवलरी है। अच्छा, जिन्होंने चढ़ाई करनी है सीधी जाकर, स्ट्राइक करनी है, स्ट्राइक। या चले स्ट्राइक आपने स्ट्राइक का इस्तेमाल किया, फौज में होती है स्ट्राइक कोर्स, जिन्होंने ऑफेंसिव करना है। हमारे यहाँ 2 हैं, एक मंगला और एक मुल्तान, 1 कोर और 2 कोर, उन्हें स्ट्राइक कोर्स कहते हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून की स्ट्राइक कोर है। अच्छा, लेकिन इशू ये है कि उनको इस्तेमाल करना, ये फैसला करना कि मरियम साहिबा का किस तरीके से रोल होना चाहिए। कहीं गलत टाइम पे आप इस्तेमाल कर लें तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब का इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन्होंने किस तरीके से मरियम साहिबा जो एक सीक्रेट वेपन बन गई, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, और उनका इंटरनल तजाद क्या है। हर किरदार की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ वो गुस्सा कि मेरे वाले साहब के साथ किस तरीके का जो है वो ट्रीटमेंट हुआ, जेल में डाला गया, मुझे जेल में डाला गया, हमारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन दूसरी तरफ इक़्तिदार में आने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज। तो ये तजाद उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है। इसी बात पे सर आपने अभी जो एग्जांपल दी थी क्रिकेट की भी और हॉकी की भी, तो अगर इसी में से सवाल को मैं रिलेट करूं तो बहुत से जो सियासी प्लेयर्स आते हैं इनिंग खेलने, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि उनको एक लंबी इनिंग खेलनी होती है। उस लंबी इनिंग में उनको वेल लेफ्ट करना पड़ता है। लेकिन जब से मरियम नवाज शरीफ साहिबा सियासत में आई हैं, बहुत कम ऐसी बॉल्स हमें नजर आई हैं जो उन्होंने वेल लेफ्ट की हों। उनकी कोशिश यही होती है कि हर बॉल पे मैं मैक्सिमम मारूं। वो 2020 की तरह खेल रही है। हर उसमें बल्ला घुमाना है। हाँ, तो वो किस तरह से कामयाब उसमें क्या होता है, आप हर बारी घुमाते हैं, आप अच्छे बैट्समैन हैं, 2 बारी लगेगा, तीसरी बारी कैच आउट हो जाएंगे। हाँ,
तो वो अच्छा बैट्समैन जिसमें थोड़ा सब्र तहम्मुल होता है, जिसमें तजुर्बा होता है, वो क्रीज से बाहर निकल के एक हिट लगाएगा, नेक्स्ट टाइम बड़े ख्याल से खेलेगा। तो मेरे ख्याल में यही वो चीज़ है कि आपने किस तरीके से यंग प्लेयर्स को ग्रूम करना है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे वो क्रिकेट में हो, और उन्हें जो है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। ये चैलेंज है मरियम साहिबा के लिए भी और उनके वालिद साहब के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। नाजरीन, एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और आखिरी पर्सनैलिटी है और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उनके हवाले से फाद साहब से ज़रा पूछेंगे और उनके सियासी किरदार और जो भी उनके सियासी मामलात हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फाद हुसैन साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी पर्सनैलिटी कौन सी है? चले, मैं ये आपको ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखूंगा क्योंकि आप ऐसे ही बहुत अच्छी तरह गेसिंग कर रहे हैं। तो हमारी आखिरी पर्सनैलिटी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और इनका इस टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल बना हुआ है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग रोल। अच्छा, देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं, ये इनका जो किरदार है वो मेरे ख्याल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हालांकि इनकी उम्र 33 साल है, सबसे यंगेस्ट है, 33 साल है। इमरान खान साहब की उम्र से ये आधे से भी कम है। लेकिन इनके ऊपर प्रेशर देखें, यानी अब मैं एज अ पर्सन, एक शख्स के देखें ना, अगर आप अपने आप को ढालें या मैं इनको अपनी इनकी जगह में आप सोचूं तो प्रेशर देखें कि ये उस जमात के चेयरपर्सन है, कि चेयरमैन है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में कहाँ थी। यानी वो उरूज था उसका, और उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आई तो उन्होंने उसको और आगे ले गई। कहाँ वो जमात, और जब इनकी बारी आई है तो कहाँ ये जमात, एक सुबह। तो आप प्रेशर देखिए कि मुझे जब मेरी बारी आई तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई कि इतना बड़ा मुझे एक विरसे में चीज़ आई और मैं उसको कैसे संभालूं। अब इस प्रेशर को और ऊपर से देखें ना, वकास टाइम भी चेंज हो गया ना। इनको लोग पीटीआई वाली कहते हैं ना जी, ये तो पर्ची पे इनको पार्टी मिली है। तो सही कहते हैं, मिली तो है ना, मिली तो है, इसमें कोई मरूसियत जो पहले हमारे यहाँ बड़ी एक्सेप्टेबल थी, अभी भी है, बहुत है। लेकिन एक नया तबका, एक नया वोटर जो यंग अर्बन वोटर है, पीटीआई का वोटर है, बहुत है, वो कहते हैं ये क्या चक्कर है, ये यानी ये विरसे में क्यों मिलती हैं चीजें। तो एक बहुत इसके ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा बिलावल साहब के लिए एक एडवांटेज है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि उनको मरूसियत के हवाले से मिली है। लेकिन इशू ये है कि अब क्या करें, इनकी पार्टी सिर्फ सिंध में रह गई है, पंजाब में तो फारग हो गई है। और ये जो 5 साल गुजरे हैं इसमें इन्होंने अपनी सियासत ऐसे की है कि पीडीएम से तो हट गए, अब इन्होंने थोड़ी सी स्पेस निकाली है एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि जी कुछ हमें जगह मिले, क्योंकि और तो कहीं जगह मिल ही नहीं रही, पंजाब में तो बिल्कुल फारिग हो गए। तो ये जो 5 साल इन्होंने गुजारे हैं, ये बिलावल साहब इस बार इलेक्शन लड़के आए हैं ना पार्लियामेंट में, तो इन्होंने अपने आप को तो हाई प्रोफाइल किया है, तकरीरें की हैं, लीड किया है, पीडीएम को लीड किया है, पार्लियामेंट में बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन पार्टी ने वकास पिछले 3-4 साल में को खास ग्रो नहीं किया। और मुझे ये लगता है कि जैसे ये टाइम जो है वो बिलावल साहब का के लिए इन्होंने दिया है कि जी वो थोड़ा सीख जाएं। ये वो टाइम है, वो नहीं होते, हम क्रिकेट की बात बार बार कर रहे हैं, मिडिल ओवर नहीं होते, वो कहते हैं इस टाइम सिर्फ विकेट बचानी है, विकेट बचानी है, टाइम है उनके पास। आपने आज के अपने आर्टिकल में भी लिखा था, मतलब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि एक साइड पे रफ रोड है लेकिन शॉर्टकट है, और एक साइड से लंबा रोड है, उस पे टाइम लगना है। तो बिलावल साहब के पास अभी टाइम है कि वो सुकून से एक पिच पे टिक के खड़े हों और अपनी सियासी इनिंग खेलें। और इसीलिए इन्होंने इस बारी ये जो मुझे टर्म लग रहा है 2018 से 2023 का, इसमें पीपल्स पार्टी ने बुनियादी तौर पर अपनी विकेट बचाने की कोशिश की है और साथ थोड़ा सा अंपायर को भी खुश किया है। मैं यही आपसे पूछने लगा था कि अगर अंपायर को खुश कर रहे हैं तो इनको क्या जल्दी है, क्यों इतनी जल्दी? उन्होंने आंख मारी ना यार, कोई एक दो एलबीडब्ल्यू तो पी जाना, वो उस टाइप का ये अच्छी एग्जांपल है। तो वो ताकि वो बिल्कुल आउट ना हो जाए, तो वो ये बेसिकली अपनी विकेटें बचा रहे हैं। और इनका प्लान अब ये है कि अब जो प्रॉपर इन्होंने परफॉर्मेंस देनी है, विच मीन्स इन्होंने सिंध में अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करना है। कराची में इन्होंने हालात को कुछ अपने, कराची में बड़ा बुरा हाल है, ये तो फारिग है पीपल्स पार्टी, उनको ठीक करना है। पंजाब में इनको अगर रिवाइव करना है, इनको 3-4 साल लगेंगे, वो अभी नहीं कर सकते।
तो अब इनको अगला टर्म चाहिए। तो इस टाइम बिलावल साहब जो हैं वो विकेट बचा रहे हैं, पीपल्स पार्टी विकेट बचा रही है कि हमारा नुकसान ना हो, फायदा तो हो नहीं रहा, बच बचा कर लें, फिर अगली बारी देखेंगे। इसमें आपको लगता है, आखिरी सवाल है आपसे, आपको लगता है कि किसी सहारे का इंतजार करेगी या इस कोशिश में होगी पीपल्स पार्टी पंजाब में आने के लिए, या अभी वेट एंड सी वाली पॉलिसी होगी कि ठीक है आहिस्ता आहिस्ता? देखिए ये तो क्लियर है कि इस इलेक्शन से पहले, 2023 के इलेक्शन से पहले इनको पंजाब में कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये इनकी जरदारी साहब पिछले दिनों गए थे, वहां जाके बैठे रहे कि जी इलेक्टेबल में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई नहीं आया। और एक साहब थे सीनियर, उन्होंने उनको कहा कि जी इस तरह नहीं होता, आप बिलावल को भेजें, वो जाए हर डिस्ट्रिक्ट में जाए, वहां जलसे करे, लोगों से मिले, फिर को पार्टी रिवाइव होगी। वो उन्होंने नहीं किया, विच मीन्स कि उन्होंने इस बारी पंजाब को छोड़ दिया। शायद तो ये कहेंगे तो नहीं कभी, लेकिन एसेंशियली इनको पता है कि इस बारी पंजाब में इनका कुछ नहीं मिला, कोई जोड़ तोड़ करके एक दो चार 6 सीटें आ जाएं, गेम अब ये अगली बारी की देख रहे हैं। क्योंकि ये समझते हैं कि ये जो हमारे आखिरी किरदार हैं आज के, इनके पास वो चीज है जो इनमें से कम से कम पहले 3 के पास नहीं है, टाइम। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये 5 पर्सनैलिटीज़ थी, बड़ी डिटेल में जो है वो फाद साहब ने डिस्कस किया और बड़े दिलचस्प पहलू भी इसमें से निकले जिसमें बात हुई। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।